और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा। आप एक्टिव हो, लोगों की मदद करते हो, क्यों ना आप स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ो। इस तरीके से जो संघर्ष लीगल फील्ड में हमें करना पड़ता है, इतनी लंबी पढ़ाई के बाद में ट्रेनिंग के बाद में भी केस दें या ना दें, उसके ऊपर भी कुछ लोग जो है वो सवाल करते हैं। कुछ मेन आपका फोकस यही रहता है कि आप लोगों की मदद कैसे करें। आप अपने पहला जो इशू रहता है कि वो कहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट करे। बच्चा जब कोर्ट में जाता है तो उसके साथ इशू ये रहता है कि तो हो सकता है कि वो इतना सक्षम ना हो कि बार काउंसिल के इलेक्शन में जीत सके या पार्टिसिपेट प्रॉपरली कर पाए, नहीं कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं एडवोकेट प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस एपिसोड में लीगल बात एडवोकेट प्रगति गुप्ता के साथ में। आज की जो हमारी शख्सियत है वो बेहद खास शख्सियत है। इन्होंने 2002 में वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट्रल काउंसिलर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़े और वो जीते। 2005 में डूसू में एनएसयूआई के कैंडिडेट रहे और सेक्रेटरी पोस्ट पर इलेक्ट हुए। 2007 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ एनरोल्ड हुए और नाउ ऑलमोस्ट 2 डेकेड से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2007 में ईसापुर वार्ड दिल्ली से एमसीडी काउंसिलर के इलेक्शंस लड़े। वहाँ पर वो यंगेस्ट मेंबर एमसीडी काउंसिलर कैंडिडेट रह चुके हैं। अब 2026 में होने वाले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस में मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं आप सभी के बीच में स्वागत करना चाहती हूँ एडवोकेट रमित सहरावत जी का। वेलकम सर। थैंक यू। तो रमित सर, आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत यूनिक रही है। आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जी फॉर्मर डूसू सेक्रेटरी रह चुके हैं जी। और अब आप एक मेंबर दिल्ली बार काउंसिल के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी क्या रिफ्लेक्ट करती है हमारी ऑडियंस के लिए? मेरी जर्नी अगर मैं कहूँ तो स्टार्टिंग अगर मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। फादर जो मेरे आर्मी में थे और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा। फिर हॉस्टल में भी रहा उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में। और उसके बाद मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया बीकॉम में। तो वो उस समय से मुझे लगा कि स्टूडेंट्स के बीच में मैं एक्टिव रहा, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स यूनियन और ये वाले उसमें पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर जो बच्चा है, अगर स्कूल टाइम से उसको ट्रेन किया जाए कि पॉलिटिकली उसमें कैसे एक्टिव रहे, अपने सोसाइटी के हर एक्ट में वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहे हर बच्चा, क्योंकि हर चीज़ से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो जब मैं उसमें वेंकटेश्वरा कॉलेज में गया तो मेरे साथी कहने लगे कि भई आप एक्टिव हो, लोगों की मदद करते हो, क्यों ना आप स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ें। तो वहाँ से मेरे पॉलिटिकल उसमें शुरुआत हुई और मैं सेंट्रल काउंसलर रहा श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज धौलाकुआं में। और उसके बाद फिर मैं लॉ फैकल्टी में मैंने एडमिशन लिया। लॉ फैकल्टी में मैंने सेकंड ईयर में डूसू का इलेक्शन कंटेस्ट किया। डूसू सेक्रेटरी 2005 में मैं डूसू सेक्रेटरी बना। और उसके बाद में 2007 में जब मेरी लॉ पूरी हुई तो मैंने अपने आप को दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल कराया और फिर रेगुलरली मैं प्रैक्टिस में उसमें इन्वॉल्व रहा। 18 साल से आप प्रैक्टिस में हैं। प्रैक्टिस में है। ठीक है। तो 18 साल से जब आप प्रैक्टिस में हैं, बीइंग अ जी फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जी। आपकी जर्नी किस तरीके से इन्फ्लुएंस रही है? अ, आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो, चाहे आप पॉलिटिकल फील्ड को शुरू करते हो, चाहे आप लीगल फील्ड में कहीं भी शुरू करते हो, तो आपको एक बारी बड़ा इनिशियल स्टेजेस में आपको लगता है कि आप कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। कभी-कभी एक टाइम कभी-कभी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में आता है कि उसको लगता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसके लिए एक बारी उसको सोचना पड़ता है। जिस तरीके से जो संघर्ष लीगल फील्ड में हमें करना पड़ता है, इतनी लंबी पढ़ाई के बाद में ट्रेनिंग के बाद में भी हम जो है कोई भी सिटीज़न जो है, कोई भी लिटिगेंट जो है, कोई अपना मुकदमा देने से पहले, अपना केस किसी लॉयर को हैंड ओवर करने से पहले उसको चेक करता है, उसकी नॉलेज क्या है। कई तो अपफ्रंट
फेस देख के कि भैया ये तो अभी जी इसकी नया ही बच्चा है, तो केस दें या ना दें उसके ऊपर भी जी कुछ लोग जो है वो सवाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कहते हैं कि हमें नया बच्चा है, ये पूरी एनर्जी के साथ में जी काम करेगा। तो वो दोनों तरीके की चीज़ें जो है रहती है। तो नए जो लॉयर्स हैं उनके लिए एक स्टार्टिंग के जो केसेस हैं वो उस पे मेहनत करना और वो एक चैलेंज रहता है उसमें। जी सर, आप अर्ली लाइफ में डूसू के सेक्रेटरी रह चुके हैं। जी। उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? मुझे लगता है उस एक्सपीरियंस में जो किया कि जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वो किसी उम्मीद के साथ आपके पास आ रहा है। जी अगर आपके पास पॉसिबल है, आपके पास साधन है, आपके पास में शक्ति है, किसी की कहीं मदद कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि हमें हर व्यक्ति की उसकी मदद करनी चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग के नाते हमें एक-दूसरे का साथ और सहयोग हमेशा देना चाहिए। जी ठीक है। तो सर, आपने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भी किया है। जी। अब आप बार में भी इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। तो आपके मुताबिक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन और बार गवर्नेंस दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं सर? देखिए, पॉलिटिकल फ़ील्ड मैंने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भी किया है, मैंने एरिया में भी मैं एमसीडी कॉर्पोरेशन का मैंने इलेक्शन लड़ा 2007 में जी कांग्रेस पार्टी से। मैं जी उस समय दिल्ली में वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट था। मेरी एज 23-24 के अराउंड एज थी और मेरा रूरल एरिया था। बिल्कुल ही अपना देहात का जिसे हम कहें नजफगढ़ के यहाँ मेरा गाँव है कैर गाँव। तो वो रूरल एरिया में बॉर्डरिंग हरियाणा है। तो वहाँ भी मैंने अपना इलेक्शन लड़ा और वहाँ का भी मैंने एक्सपीरियंस लिया और अब लीगल फील्ड में आने के बाद में भी मैंने अपना जो है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वो किया। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सेंटिमेंट और चीज़ें कुछ न कुछ जुड़ी हुई हैं। जी मेन आपका फ़ोकस यही रहता है कि आप लोगों की मदद कैसे करें, आप अपने जिस स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स की अपलिफ्टमेंट कैसे हो, आप लॉयर हैं तो अपने फेलो लॉयर्स की कैसे अपलिफ्टमेंट हो, उनके लिए आप क्या करें, उनकी हेल्प कैसे करें, उनकी जी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, यही आपके फ़ोकस्ड एरिया हमेशा रहेंगे, चाहे आप किसी भी पॉलिटिक्स में हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स हैं, हुँ, वो किस तरीके के आप क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर रह चुके हैं, जी। तो आपने किस तरीके के सेटबैक्स देखे हैं अपनी लीगल जर्नी में? किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आए? आप उनके बारे में थोड़ा बताएँ ताकि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो आपकी जर्नी से इंस्पायर हों, आपकी जर्नी से कुछ सीखें। मुझे लगता है कि यंग लॉयर्स या जो भी नया बच्चा एनरोल होता है, चाहे वो किसी भी एज का है, उसको स्टार्टिंग में इश्यू रहता है थोड़ा-सा नॉलेज का। क्योंकि जो हम बुक्स में जो पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल जो है उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस रहता है। तो बच्चा जब कोर्ट में जाता है, तो उसके साथ इश्यू ये रहता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस कभी-कभी कुछ सीनियर्स जी, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो बड़ा इश्यू रहता है कि इस स्टेप पे कैसे वो करे। कुछ कुछ जो यंग लॉयर्स हैं वो अपने सीनियर्स से पूछने में भी थोड़ा-सा झिझकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि उनको इस तरीके से जिस भी पॉइंट पे वो फँसे, अपने सीनियर से, अपने फेलो लॉयर्स से और अपने कोलीग से या पूरे कोर्ट में कोई भी सीनियर को किसी को भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो हर व्यक्ति एक-दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहता है। जी, तो मुझे लगता है कि उनको उस तरीके से अपना स्टार्ट करना चाहिए और एक स्टार्टिंग के फ़ेज़ हो चाहे बाद का फ़ेज़ हो, हर चीज़ टाइम माँगता है। चाहे लीगल फ़ील्ड है, चाहे कोई भी फ़ील्ड है। जी, तो मुझे लगता है कि आपको कोर्ट अगर 10 ओ क्लॉक स्टार्ट हो रही है, तो 9 ओ क्लॉक आपको कोर्ट आ जाना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत अपनी फ़ाइल्स पढ़ के, अपनी प्रिपरेशन करके और कंप्लीटली प्रिपेयर होकर कोर्ट में जाना चाहिए। जी, और जितने ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगी। आप अकेले कोर्ट में जाइए, अकेले जज से कभी-कभी मौका मिले, तो सीनियर अगर अवेलेबल नहीं है, तो आपका अगर फ़ाइल के बारे में आपको नॉलेज है, तो जी, आपको आर्ग्यूमेंट्स करने में कभी कोई इश्यू होगा नहीं। जितने ज़्यादा एक्टिव उसमें रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको समय के साथ में सीखने को मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि कोर्ट टाइमिंग के बाद भी कोर्ट में ही रहते हुए, कोर्ट प्रीमाइसेस में ही रहते हुए, आपको चाहे जजमेंट्स पढ़ें, चाहे नेक्स्ट डे की फाइल्स पढ़ें, पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है उसको कंटिन्यूअस उसमें रखना चाहिए। जी। और
तो जिस तरीके से आपने बताया कि कोर्ट्स में अपना टाइम डेडिकेट करना डेडिकेट। चाहिए, तो आजकल जिस तरीके से फीमेल यंग लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा हमारे कॉलेजेस में एनरोल्ड हो रही हैं, हाँ बार जी। में एनरोल्ड हो रही हैं, तो फीमेल एडवोकेट्स, फीमेल यंग लॉयर्स बहुत सारे सेटबैक्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो कोर्ट में आते हैं। तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कई चेम्बर्स ऐसे हैं जो फीमेल एडवोकेट्स को रखना नहीं चाहते, उनका स्पेसिफिकली ये रिक्वायरमेंट रहता है कि हम मेल एडवोकेट्स को रखना चाहते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि ये इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्यों ऐसा है कि फीमेल एडवोकेट्स को कुछ कुछ चेंबर्स, आई एम नॉट सेइंग एवरी चेंबर, बट कुछ चेंबर्स में ऐसा रूल है कि वो फीमेल एडवोकेट्स को नहीं रखना चाहते? मेरे हिसाब में कोई भी चैम्बर एज सच मैंने वो देखा नहीं जिसमें फीमेल एडवोकेट्स के नहीं साथ में एंगेज करना रहता है। हर उसमें उनको तो साथ में लॉयर्स चाहिए, एसोसिएट चाहिए, तो एसोसिएट तो मेल हो फीमेल हो कोई इशू नहीं। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 30% के अराउंड रिजर्वेशन का डायरेक्शन भी दिए बार काउंसिल दिल्ली इलेक्शन में। इससे पहले बार एसोसिएशन इलेक्शंस में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई है, सीट्स जो है रिजर्व की गई है। जी। तो जिस तरीके से विमेन अब नए आगे और ज़्यादा विमेन एडवोकेट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 30% रिजर्वेशन दे दी है बार काउंसिल्स को कि आप 30% रिजर्वेशन सीट्स रखेंगे फीमेल एडवोकेट्स के लिए। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? जैसे जो बार काउंसिल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स यंग फीमेल लॉयर्स? बार काउंसिल की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, स्टार्टिंग से हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ जो है एक सेफ इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करें यंग लॉयर्स को, फीमेल लॉयर्स को, ताकि उन्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा तो काम करने का दिल और ज़्यादा करेगा। और ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी होती है जब एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है उसमें। तो इस तरीके से रिजर्वेशन करके एक फीमेल रिजर्वेशन के अलावा मुझे ये लगता है कि हम जो न्यूली एनरोल्ड जो लॉयर्स हैं उनकी भी हमें एक रिजर्वेशन करनी चाहिए कि जो लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स में जो एनरोल हुए हैं, क्योंकि एक न्यूली एनरोल्ड लॉयर को के जो इश्यूज हैं, उनके प्रॉब्लम्स है, उसको समझने के लिए एक नया बच्चा ही मैं समझता हूँ और ज़्यादा बेटर, हमारे मुकाबले और ज़्यादा बेटर समझ सकता है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि एक रिजर्वेशन इस चीज़ का भी करना चाहिए कि यंग लॉयर्स की 0 to 5 ईयर्स के जो भी एक सीट चाहे करे, चाहे 2 सीट करें, मेल फीमेल उसके अकॉर्डिंग वो कोर्ट से अपना उससे रिप्रेजेंटेशन बना रहेगा यंग लॉयर्स का बार काउंसिल में भी, कि यंग लॉयर्स भी बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि उनके जो इश्यूज हैं वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में सेटल होते जाते हैं तो आप अपने इश्यूज को, अपने चैलेंजेस जो आपने फेस करे हैं उनको भूल जाते हैं, या आपको वो अब वो आपके लिए चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि जैसे अब आप सेटल हो चुके हैं, या कोई भी है जो सेटल हो चुके हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो उनके लिए वो चैलेंजेस अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे। तो इसलिए आपके हिसाब से यंग लॉयर्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बार काउंसिल। चैलेंजेस तो हमें आज भी मुझे याद है क्या चैलेंजेस है, बट क्या है कि चीज़ें बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी आ रही है, ड्रास्टिकली बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उनकी भी भागीदारी, क्योंकि यंग लॉयर जो होता है अगर 0 to 5 ईयर कोई इनरोल्ड है, 5 साल में इनरोल्ड है, तो हो सकता है कि वो इतना सक्षम ना हो कि बार काउंसिल के इलेक्शन में जीत सके या पार्टिसिपेट प्रॉपरली कर पाए, नहीं कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि यंग लॉयर्स के लिए भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए 0 to 5 ईयर्स का। दिस वुड बी अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। डेफिनेटली। तो जो अर्ली प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जो आप अपने सीनियर्स से इनहेरिट करते हैं, या आप कोर्ट्स में जाते हैं, आप जजेस को देखते हैं, आप वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें, आप जब भी कहीं जाते हैं आप उस जगह का कुछ पार्ट अपने साथ अपनी पर्सनालिटी में कैरी करते हैं। राइट। तो जितनी भी इंटर्नशिप्स करते हैं, जहाँ पर भी हम जिन भी सीनियर्स के साथ काम करते हैं, उनकी पर्सनालिटी से हम कुछ ना कुछ इनहेरिट करते हैं। राइट। तो वो जो एथिक्स हैं वो हमारी अर्ली जर्नी, जब हम एज अ प्रोफेशनल काम करने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंटली केसेस हैंडल करने लग जाते हैं, तो वो हमारी प्रोफेशनल जर्नी को कितना शेप करते हैं? मुझे लगता है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। आपके जो सीनियर्स है, आपका जो कोर्ट का एनवायरनमेंट है, उससे ही आपका फ्यूचर जो है स्टेप्स आप डिसाइड करते हैं। और आपके बेटरमेंट के लिए मुझे लगता है कि ज्ञान जो है आपको सीनियर से मिलेगा,
और जो सीनियर अच्छा ज्ञान दें वो अपना तो जो यंग लॉयर्स हैं, जो यंग एडवोकेट्स हैं, वो किस तरीके से सीनियर्स के साथ जुड़ सकते हैं कि वो जो एथिक्स जो वो इतने सालों से, इतने डेकेड से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी एक लेगेसी बिल्ड करी है। अब वो उस लेगेसी का क्या पार्ट है जो एज ए यंग लॉयर कोई पर्सन इनहेरिट कर सकता है उनकी पर्सनालिटी में से? देखिए, मैं एक जनरली जो भी मेरे एसोसिएट हैं मैं उनको कहता हूँ अगर आप फ्री हैं तो आप कोर्ट रूम के अंदर बैठिए। जी। तो कोर्ट रूम में अंदर बैठने से क्या है, आपको जो आपने कहा जजेस से भी सीखने को मिलता है। आप कोर्ट रूम में बैठ रहे हैं, आप चैम्बर में बैठ रहे हैं, अपने सीनियर से आप लोग सीख रहे हैं। जी। तो ये चीज़ तो जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है सीखने का, तो ये ऐसे ही उसमें जी। चलता रहेगा। और एक पॉजिटिव चीज़ें जो भी है वो एक बच्चे को अडेप्ट करना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको इन फ्यूचर कैसे यूज़ करना है, वो अपने नॉलेज अच्छी जो नॉलेज उसने गेन की उसको कैसे यूज़ करे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसमें डिपेंड करेगा। जी। आज के टाइम में जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लीगल राइट। फील्ड में भी आ रहे हैं। पहले हम रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरीज जाया करते थे, लाइब्रेरीज से बुक्स लेकर लाइब्रेरी में बैठकर जजमेंट्स को सर्च करते थे। राइट। अब सिस्टम चेंज हो गया है, अब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, हम एआई पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, हमें केसेस आ जाते हैं। आई रिमेंबर मैंने कुछ टाइम पहले एक हाई कोर्ट की हियरिंग में सुन रही थी। वहाँ पर एक यंग लॉयर थे जिनको द सिटिंग जज ही एक्चुअली स्कोल्डेड दैट पर्सन कि आपने एआई का यूज़ करके आपने ये जजमेंट्स तो दे दी, अब इसके साइटेशंस गलत हैं, जजमेंट आप पढ़ने जाएंगे जजमेंट्स के अंदर कुछ अलग है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की तरह के साथ कैसे अडेप्ट करना है और कितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आईटी तो अब लीगल फील्ड का पार्ट एंड पार्सल हो जी। गया है। अब जो भी हियरिंग है, वीसी पे भी हियरिंग चल रही है, जो भी जजमेंट्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और सर्च करते हैं तो बहुत कुछ गूगल और एआई जो है काफ़ी कुछ एप्लीकेशंस भी सब कुछ बना के दे सकते हैं। बट वो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं। उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको खुद सेल्फ जो है उसमें बिल्ड करनी होगी। और ये आप रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएँगे कि आपको कैसे वो करना है। आप अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि फिर एक तरीके से आप हैंडीकैप हो जाएँगे। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जो यंग लॉयर है, वो उसको कोई एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करनी है तो हैंड रिटन एप्लीकेशन दे। जी। उससे उसका काफ़ी कुछ क्लियर होगा। एक तो ऑलरेडी एक ड्राफ्टेड एप्लीकेशन उसमें एडिट करने में, और एक स्टार्टिंग ए टू ज़ेड हर चीज़ लिखने में बहुत फ़र्क आता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मुझे लगता है कि जो है टेक्नोलॉजी आपको साथ में मदद करती है, बट उसके ऊपर इतना डिपेंडेंसी मुझे लगता है ठीक नहीं है। जी। सर जैसे यंग लॉयर्स होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट, राइट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन दिस फील्ड स्पेसिफिकली राइट। हर फील्ड में है। बिजनेस देखेंगे तो वहाँ भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप जॉब देखेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप जॉब से भी आपको हटाया जा सकता है। बट लोग जब इस फील्ड में आते हैं वो देख कर आते हैं वो मूवीज, कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज जो हम देखते हैं, जज बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस तरीके की हम मूवीज देखकर इस फील्ड में एंटर करते हैं। हमें लगता है फर्स्ट डे से ही हमारे पास केसेस आने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें चाहिए, एज अ यंग एडवोकेट हमें चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी रहे। तो जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती तो बहुत सारे यंग लॉयर्स जो हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, उनका हौसला टूट जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस का इसमें क्या रोल हो सकता है कि वो यंग एडवोकेट्स को वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या उनको रिप्रेजेंटेशन या केसेस किस तरीके से उनको मिलने चाहिए? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि बार काउंसिल जो है इस चीज़ को इंश्योर करे कि एक जो यंग लॉयर है उसको इनिशियल स्टेजेस में कुछ समय तक वो टेन्योर बार काउंसिल डिसाइड करे, बीसीआई डिसाइड करे कि क्या स्टाइफन होना चाहिए और कितने समय तक मिलना चाहिए। तो इनिशियल सपोर्ट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है यंग लॉयर्स को प्रोवाइड करना उसमें, ताकि वो अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेट कर सके और कुछ जो फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हों। क्योंकि जब एक लॉयर
अपनी पढ़ाई करने के बाद में अपने आप को एनरोल करता है तो मोटा-मोटा करीब-करीब वो 23 साल के करीब का हो जाता है। जी। तो 23 साल के बाद में उसे अपने पेरेंट्स के बाद स्टडीज़ पूरी होने के बाद में भी अगर पेरेंट्स की तरफ अपने पेटी एक्सपेंसेस के लिए भी देखना पड़े तो वो थोड़ा परेशानी का जी। वो रहता है। तो इसलिए बहुत सारे लॉयर्स डिस्करेज होते हैं। तो मुझे लगता है कि बार काउंसिल जो है इस चीज़ के ऊपर काम करे और वो खुद इस जो है फंड्स यंग लॉयर्स को प्रोवाइड करे। जब इंटर्नशिप्स भी करते हैं उस टाइम पर भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, राइट। या कहीं पर जब आप एक एनरोल्ड एडवोकेट, एज एन एनरोल्ड एडवोकेट भी आप किसी चेंबर के साथ या हुँ, किसी जगह पर आप एसोसिएटेड हैं, हुँ, तो वहाँ पर सैलरी नहीं मिलती हुँ। है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट होता है, उसकी वजह से कई लोग इस फील्ड को ही छोड़ देते तो हैं। बहुत एस्पिरेशनल होते हैं जब इस फील्ड में आते हैं, हुँ, 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 बट वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना होने की वजह से हुँ, वो फील्ड को ही छोड़ देते हैं, वो कम्प्लीटली किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशंस ये रोल प्ले कर सकते हैं कि वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे कुछ टाइम के लिए, फॉर टाइम बीइंग आपके लिए स्टाइपेंड एज एन इंटर्न, एज अ सैलरीड एनरोल्ड एडवोकेट कुछ समय के लिए स्टाइपेंड दे। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना और क्या सपोर्ट, इसके अलावा और क्या ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या इंश्योरेंस है, तो इस तरीके के क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं ऑलरेडी और आगे आपके हिसाब से और लेने चाहिए उनको? देखिए स्टाइपेंड बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, लॉयर्स हैं जो इंटर्न को भी वो पे करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जी। इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब जहाँ तक हम बात करें कि फाइनेंशियल उसमें मेडिक्लेम और उससे रिलेटेड, तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें जो भी लॉयर एनरोल्ड है उसको 5 लाख तक का मेडिक्लेम पॉलिसी और 10 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो है बार काउंसिल्स ने भी वेलफेयर फंड अपना अलग रखा हुआ है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जहाँ लगता है जी। जनरली किसी के कोई इश्यूज हैं तो बार काउंसिल भी उसमें हेल्प करती है। तो इसमें बार एसोसिएशंस के साथ जुड़ना इम्पोर्टेंट है, या सिर्फ बार काउंसिल का अगर आपके पास एनरोलमेंट है तो आप उसी से देखिए, इसको? एनरोलमेंट के बाद आपको बार एसोसिएशन के साथ आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में आप वो करें, पर अपने आप को एसोसिएट उसमें बनाएँ। बार कहीं की भी मेंबरशिप मतलब किसी भी किसी भी एसोसिएशन? एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम जी। कोर्ट की, किसी भी एसोसिएशन की वो लें, आप अपने ये ज़रूर कराएँ। जी। तो सर, इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बार की इंडिपेंडेंस कितनी इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि बार अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो इस तरीके के डिसीजंस नहीं ले पाएँगे। बार की इंडिपेंडेंस कितनी देखो, इम्पोर्टेंट है? लीगल फील्ड एक बड़ा ही अलग फील्ड है जो जिसके बिना हमारे देश में क्या किसी भी देश में काम नहीं चल सकता है। तो इंडिपेंडेंट जब तक अगर बार इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक कोई भी उसमें सॉल्यूशन उसमें नहीं निकलेगा। तो मुझे लगता है कि बार इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए और किसी भी सरकार का किसी तरीके का कहीं कोई दखल-अंदाज़ या उसमें बार के कामों में किसी भी सरकार का कोई दखल-अंदाज़ी नहीं रहनी चाहिए। तो रमित जी, जब यंग लॉयर्स बार में आते हैं, तो उनको किस तरीके का बार एनवायरनमेंट, बार की ऐसी क्या खूबियां हैं जो उनको इनहेरिट करनी चाहिए या जो वो इनहेरिट करते हैं? बार की खूबियाँ तो हर मेंबर हम जो है अपने यंग लॉयर्स है भाई-बहन की तरह, अपने छोटे भाई-बहन की तरह रखते हैं और जो यूनिटी लीगल फ्रेटर्निटी में है, मुझे नहीं लगता और कहीं इतनी जी। यूनिटी है उसमें। तो हर तरीके से हम अपने यंग ब्रदर सिस्टर्स का मदद करने में पूरा ट्राई करते हैं। उनको मेंटोरशिप देने में, मेंटरशिप उनकी आगे हेल्प करने में, करियर मेंटरशिप देने डेवलपमेंट में, के लिए। जहाँ भी उनको जहाँ भी गाइडेंस चाहिए मेंटरशिप जी। में, करियर डेवलपमेंट में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसमें हेल्प बार करते हैं, हेल्प करती बार है। हेल्प करती है। कई यंग लॉयर्स जो होते हैं वो झिझकते हैं सीनियर्स से बात करने में, उनको लगता है हम कहीं स्टूपिड साउंड ना करें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू समटाइम्स साउंड स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ अ सीनियर? नहीं, मुझे लगता है कि अगर किसी के दिल में, ज़हन में कोई सवाल आया है, तो अगर वो क्लियर नहीं करेगा तो उसके दिल-दिमाग में वो सवाल घूमता रहेगा।
चाहे कैसा भी हो, समय देखकर अपने सवाल अपने सीनियर से, अपने एसोसिएट से डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए। बात करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा और बात करने से ही जो है बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व होती हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो तो अपने सीनियर से वो करे। पहले सेल्फ एनालाइज़ कर ले कि मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। ठीक वो है तो अगर लगता है बिल्कुल ही जो पूछने लायक ही नहीं है तो फिर उसमें तो जी। वो कोई बनता ही नहीं। अदरवाइज़ जो है हर सवाल जो ज़हन में आता है वो पूछना चाहिए। अ, आप 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट। ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स आपको प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं। हुँ, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो यंग लॉयर्स के बारे में, आज के जो यंग लॉयर्स हैं, हुँ। उनके बारे में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसर्न करती हैं? उनके लिए ऐसा क्या अब आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन, तो उनके लिए आप क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे या क्या उनके लिए कंसर्न्स हैं आपके? कंसर्न तो मेरे को जो लगता है जो आपने कहा कि स्टेबिलिटी और उसको लेके फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी चीज़ें हैं, जी। जो उसमें यंग लॉयर्स के लिए एक कंसर्न का इश्यू है। तो वो सब जो है अगर उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट को लेके टाइम समय-समय पे उनका सेमिनार्स और उसके थ्रू जो लीगल नॉलेज है उसको भी बढ़ाएँ हम समय पे, तो मुझे लगता है कि जो यंग लॉयर्स जो हैं वो बेटर कर पाएँगे। ताकि जो भी नई जजमेंट्स आती हैं, जी। हम मंथली कोई क्लास कर लें इस तरीके से कि कंप्लीट बार काउंसिल की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से कोई भी एक सेमिनार या क्लासेस का प्रोविज़न होना चाहिए, ताकि जो भी समय के साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की कोई या सरकार की कोई गाइडलाइंस, कोई चीज़ें हैं, तो वो जो है उन सभी लॉयर्स को पता चले जो आपके एक्टिव प्रैक्टिस में हैं। सर, आपका एक मैसेज जो यंग लॉयर्स जो आज लॉयर्स आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज जो आप उन तक कन्वे करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ जो भी काम करें, पूरी शिद्दत के साथ काम करें। उसमें जब फ़ोकस करके आप काम करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। तो जो भी काम करो पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ उसमें करें। जैसे मैंने कहा कि सुबह साढ़े 9 बजे से जितने ज़्यादा टाइम आप उस कोर्ट बिल्डिंग में देंगे, उतना ज़्यादा कोर्ट बिल्डिंग आपको रिटर्न देगी। उतने ज़्यादा आपके जो हैं केसेज़ और वो आपके होंगे, उतनी ज़्यादा आपके अवेयरनेस बढ़ेगी, लीगल अवेयरनेस बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आपका ज्ञान मिलेगा तो आपका जीवन में हमेशा इस चीज़ को फ़ायदा मिलेगा। कोर्ट्स में टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है अगर आप एक अपने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, अगर आप एनरोल्ड हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कोर्ट्स में टाइम देना इज़ वेरी इज़ इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। और एक ऐसा मैसेज जो एज अ कंटेस्टिंग बार मेंबर आप हमारे एडवोकेट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? इलेक्शन स्पेसिफिक तो मैं अपना सिंपल रिक्वेस्ट ही हूँ, जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे फर्स्ट या बेस्ट प्रेफ़रेंस वोट देकर मुझे मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बनाएँ, ताकि मैं लीगल प्रोफ़ेशन में और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, उनके डेवलपमेंट में, उनके हर तरीके से जो है मैं मदद कर पाऊँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।